नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सप्तम भाव या जाया भाव भी कहा जाता है। इसके और भी कई पर्यायवाची माने जा सकते हैं। इससे हम पार्टनर या कोई प्रकार की जो भी हम डील करते हैं उसका भाव भी कहा जाता है और इससे यात्रा या विदेश यात्रा भी देखी जाती है। सप्तम भाव जीवन में तप का भाव भी होता है। लैंगिक शुचिता या ये कहीं इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में भी सप्तम भाव से जाना जाता है। अगर किसी कुंडली का 7वां और 8वां भाव प्रभावित है तो ऐसे व्यक्ति कभी कोई भी जागरण या कह सकते हैं जो शक्तियों को जगाने का कार्य, कुंडलिनी जागरण जैसे विषय, ये सारे विषयों में उनको कभी भी प्राप्तियां नहीं हो पाती हैं, क्योंकि 8वां भाव एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन को बताता है और जिसके जीवन में इनकी शुद्धता नहीं है उसको प्राप्तियां नहीं मिलेंगी। पुराने समय में जब ग्रंथियों की रचना रची या बृहत्पराशर होरा शास्त्र की नींव रखी गई, उस समय पर राजाओं का समय, उस समय पर बहु पत्नी जो है वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं राजाओं की ज़रूरत भी माना जा सकता है। तो उसका एक प्रकार से एक दृष्टि उसकी अच्छी भी मानी जाती थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बहुपत्नी होना एक प्रकार का कह सकते हैं संकट माना जा सकता है उसके जीवन में। इसीलिए कहते हैं समय पात्र काल अनुसार ही जो आपके वाक्य हैं वो सही माने जाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा हमें बदलाव की आवश्यकता है कि कई दफ़ा वो लिखा है कि वो शुभता देने वाला है, उससे बहुपत्नी या काफ़ी उसके जीवन में लैंगिक सुख मिलता है। अब ये चीज़ों को आप थोड़ा समझना होगा। अगर वहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए बृहस्पति जैसे ग्रहों की शुभ दृष्टि नहीं है तो कई दफ़ा उच्च का शुक्र हमारे जीवन में बहुपत्नी लेकर आता है, यानी कई के साथ हमारे संबंध, शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो आज की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जा सकता है। कभी ऐसा रहा होगा कि राजाओं के समय या कहीं जब युद्ध वगैरह ज़्यादा होते थे, राजाओं को संकट रहता था, तो 1 विवाह, 2 विवाह, 3 विवाह, ताकि कभी राज्य पर कोई ऐसा संकट आए तो उसके पास कोई ना कोई युवराज या उसका जो वंशज है वो मौजूद हो। लेकिन आज के समय पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो हमें उसका विचार करते ही उस फल को समझना पड़ेगा। अगर हम सामान्यतः चार्ट पर नज़र डालें तो हमने एक जनरल सा आइडिया दिया है कि अगर 7वें भाव का स्वामी अपने ही हाउस में बैठ जाता है तो सामान्यतः बहुत अच्छा फल देता है, उसको अपने पार्टनर का पूर्ण सुख मिलता है। इसी प्रकार से वो अगर जहाँ जहाँ हमने प्लस का साइन दिया है रेड से, यहाँ बैठ जाता है तो भी सामान्यतः अच्छा फल देता है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया राशि का विचार सबसे पहले करना है। राशि का विचार क्लियर हो गया। अगर जैसे मान लीजिए ये शुक्र हैं और यहाँ बैठ जाते हैं, नो डाउट अच्छा हाउस है, अच्छा भाव है, लक्ष्मी त्रिकोण है। लेकिन अब ये देखना है ये राशि जो है इसका स्वामी बृहस्पति है। हालांकि शुक्र इस राशि के स्वामी को शत्रु नहीं मानते, लेकिन बृहस्पति इनको शत्रु मानते हैं। अगर जो अकेला शुक्र बैठा है तो कोई समस्या नहीं खड़ी करेगा, लेकिन अगर इस घर के मालिक को कोई ऐसी भनक पड़ जाती है, वो साथ बैठ जाते हैं, तो फिर वो समस्या खड़ी कर सकता है। याद रखिएगा शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि का बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर शुक्र और बृहस्पति साथ बैठे हैं और स्पेशली ये दोनों ही बैठे हैं अगर, तो फिर बृहस्पति शुक्र के बल को कम करते हैं। और कहीं ना कहीं आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपके घर के बुज़ुर्गों के कारण, आपके घर के गुरु जो हैं उनमें कुछ आप ऐसे रत रहते हैं उनके आज्ञा में कि उसके कारण आपकी पत्नी को कहीं ना कहीं क्षोभ रहता है, पत्नी दुखी रहती है, क्योंकि वो जो शुक्र है वो पत्नी का कारक है और गुरु वो आपके विजडम, नॉलेज या शिक्षा देने वाले का कारक है, तो वो उससे परेशानी का सबब बन जाता है। किसी भी कुंडली को आप उठाएं, एकदम बेसिक रूल क्या है, 7वें भाव का स्वामी स्वग्रही हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण में,
तो सामान्यतः अच्छा होता है। अब जैसे 6, 8, 12 में अच्छा फल नहीं देता है, नहीं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी हैं। मतलब ये हर बार नहीं होगा, ये हाँ भी हो सकता है। मतलब कैसे? जैसे इसी काल पुरुष की कुंडली में अगर हम देखें, शुक्र 7वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में अच्छे फल नहीं करता है, लेकिन इस नियम से एक ऊपर लग गया नियम कि भाई इस प्लैनेट की उच्च राशि है, ये मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, अगर वहां बैठ जाता तो फिर इसका दोष नहीं माना जाएगा, यानी जो नेगेटिव साइन है इनका दोष नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से 2 और 3 इनमें भी मतलब स्टार लगाने का मतलब कंडीशन बेस है। इनमें तो हम चलो मानते हैं केंद्रा और त्रिकोण, लक्ष्मी त्रिकोण बली माने जाते हैं, क्योंकि 7वें भाव से दूसरा भाव अष्टम भाव माना जाता है। तो अगर यहां पर वो एनिमी हाउस में बैठा है कोई प्लैनेट, तो फिर वो बिगाड़ता है 7वें भाव को। अब जैसे इस कुंडली में तो क्या दोनों ही भाव का स्वामी एक ही प्लैनेट है, तो अपने भाव को तो कोई बिगाड़ता नहीं है। और इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं 7, 8, 9 क्लियर हो गया, अपने से 9 बैठा, हालांकि 3, 6, 8, 12 की जोड़ी है, वो अलग प्रकार से अशुभता लेकर चलती है, लेकिन इसका स्वामी अगर यहाँ बैठता है और वो उनके फ्रेंड है, तो वो अपने से 9 वाला रूल भी याद रखना है, अपने से 8, अपने से 7 वो भी अपने दिमाग में रखना है। तो जब दोनों चीज़ें फेवर कर रही हैं जैसे, लेकिन विशेष बल किसको देखना है? अपने से 8 कोई प्लैनेट बैठा है लेकिन अपने फ्रेंड की राशि में बैठा है, उसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। राशि बल पहले, बाकी सारी चीज़ें बाद में। क्लियर हो गया? तो ये बात को याद रखनी है। अगर कोई प्लैनेट अपने से 8 बैठ गया है और राशि के बल उसको मिल रहा है, तो 8 से संबंधित पॉजिटिव चीज़ों को एक्टिवेट कर देना, ऑन कर देना है। अगर आप इस प्रकार से दिमाग में हमेशा ये बात रखेंगे भी अपने से 12 बैठा है, तो कभी भी सही फल नहीं कर पाएंगे। खासकर शनि के लिए आपका फल गलत होगा हमेशा, कि भाई 10 नंबर 11 नंबर। अब वो कभी ना कभी तो ऐसा हो ही रहा है कि भाई वो अपने से 12 शनि वाला बैठ गया, तो फिर वो बार बार परेशान करेगा। लेकिन इस कंडीशन में कुछ प्लैनेट्स को छूट है। ऐसे ही 4 और 5 के भी भावों को इसका फल करते समय ध्यान रखना है विशेष तौर पर, कि वो शिक्षा का भाव माना जाता है, पंचम भाव, और चतुर्थ भाव हमारे एजुकेशन एबिलिटी का भाव माना जाता है। तो शिक्षा के लिए हमें दोनों को मिलाकर देखना है। और इसके भाव के स्वामी को अगर चतुर्थ भाव में बिठा दिया जाए तो हम उसके बल को क्षीण कहना नहीं कहेंगे। हालांकि वो अपने से 12 बैठा हुआ है, लेकिन वो बल क्षीण नहीं करेगा उसका। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसका विचार करना है। तो इन जनरल कोई भी व्यक्ति ये सब बातें अगर जानता है तो वो किसी कुंडली को देखते ही अंदाज़ा लगा सकता है। देखिए, जो कठिन इनके योग बनेंगे उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम जान लेंगे। लेकिन अभी जैसे हमने वादा किया था कि आपको बिगनर लेवल से लेकर इंटरमीडिएट, एडवांस और इंटीग्रेटेड लेवल तक लेकर चलेंगे। तो एक प्रकार से कह सकते हैं बिगनर लेवल ही हमारा चल रहा है। संपूर्ण भृगु संहिता अभी हमने ख़त्म ही की है और उसके बाद हमने ये सेक्शन चालू किया है। तो उसमें अभी हम धीरे धीरे कुंडली अगर हमारे सामने पड़ती है तो इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सिर्फ जाया भाव के फल का विचार करने के लिए नहीं है, सप्तम भाव बहुत चीज़ें विचार करने के लिए। मिसाल के तौर पर माता के भवन, माता के सुख, बहुत कुछ चीज़ें देख सकते हैं। भाई का भाई माने आपकी दूसरी संतान का विचार भी सप्तम भाव से किया जा सकता है। लेकिन अभी हम मुख्यतः अपने आप को एक जगह केंद्रित करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने आप को अभी कम जानकार मान रहे हैं। इसी प्रकार से देखना है। अगर आप इसको ज़्यादा जानकारी की दृष्टि से देखने लग जाएंगे तो फिर जो भी लर्नर फेज पर हैं, जो भी सीखना चाह रहे हैं, वो फिर बिचल जाएंगे और ट्रैक से भटक जाएंगे। तो इसलिए हमने उतने ही वाक्य लिखे हैं जिसका जो मुख्य रूप से आप याद रख सकें। और अभी मेनली हमने जाया भाव या कह सकते हैं पार्टनर को ध्यान में रख के लाइनें लिखी हैं। तो सप्तमेश स्वराशि या उच्च राशि में हो, ये सबसे आसान तरीका है देखने का कि भाई 7वें भाव का स्वामी स्वराशि में है क्या, चाहे वो यहाँ स्वराशि में चाहे कहीं और स्वराशि में है,
या उच्च राशि में, तो पत्नी का पूर्ण सुख उसको मिलता है, क्योंकि सप्तमेश आपका बली हो गया। दूसरा जो ब्लू से लिखा है, हमने कोशिश की है कि हम जो नेगेटिव लिख रहे हैं वो ब्लू से लिखें, जो पॉजिटिव लिख रहे हैं वो रेड से लिखें। तो सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में स्थित है। 7वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में स्थित है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया उसमें कुछ एक्सेप्शनल भी हैं। तो वो सामान्यतः पत्नी या पति के लिए अच्छा नहीं होता है और रोग देगा, कष्ट देगा, दूरी यानी सेपरेशन देगा, ठीक है। और इसमें जो स्टार लगा वो क्या है, 6, 8, 12 भाव में सप्तमेश उच्च या स्व राशि में हो, तो फिर जैसे मान लीजिए 10 नंबर 11 नंबर ऐसा पड़ रहा है, क्लियर हो गया, या 10 नंबर 11 नंबर ऐसा पड़ रहा है। तो अगर ऐसा पड़ रहा है तो शनि अगर यहाँ बैठ जाते हैं 10, 11, तो फिर वो स्वर्ग अपने घर में हो गए, तो उसका दोष नहीं लगेगा। याद रखना 6, 8, 12 में अगर सप्तमेश बैठ रहा है और वो स्वराशि या उच्च की राशि में है, तो फिर उसका दोष नहीं लगेगा, उल्टा वो स्वराशि और इसमें उच्च की राशि में अच्छा फल देना शुरू कर देगा। फिर है नेक्स्ट, शुक्र सप्तम भाव में, जातक कामु अच्छा रजवीर। अगर शुक्र, अभी ये तो कालपुरुष की कुंडली है यहाँ पर, तो शुक्र अपने घर का ही मालिक है। मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली लेते हैं, 4 और 10 नंबर, अगेन 10 नंबर के स्वामी कौन है, शनि, इनके मित्र हैं शुक्र। तो शुक्र अगर यहाँ आते हैं, एक विशेष ध्यान रखना है कि अगर शुक्र को राशि का बल भी मिल रहा है सप्तम भाव में, तो उसका रज और वीर्य, किसी महिला के लिए है तो रज और पुरुष के लिए तो वीर्य, शरीर में बहुत होगा और उसका वो सुख भी उपभोग करेगा। तो ध्यान रखना है कि वो कारकत्व में माने जाते हैं शुक्र। बस एक शर्त है कि इस परिस्थिति में शुक्र को विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा है, वो कारकत्व में है। अगर कोई राहु जैसा प्लैनेट शुक्र को बिगाड़ दे तो करेक्टर लेस हो जाएगा और फिर वो बहुत मुश्किल होगा कि हम एक पत्नी व्रत या पतिव्रता धर्म का पालन कर सकें। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि वो पापक्रांत ना हो शुक्र ऐसी परिस्थिति में, विशेष तौर पर। शुक्र की युति पाप ग्रहों के साथ पत्नी को कष्ट, तो शुक्र मुख्य रूप से हम 7वें भाव से देखते हैं कि भाई पार्टनर का सुख मिलेगा, और शुक्र से देखते हैं। कोई महिला की कुंडली है तो हम उसके पार्टनर के लिए बृहस्पति को भी देखते हैं, क्योंकि महिला की कुंडली में पति के लिए बृहस्पति को टटोला जाता है। जैसे मान लीजिए बृहस्पति उसका कहीं गुरुचंडाल दोष में बैठा हुआ, तो उसका पति जो है वो नियमों को नहीं मानने वाला, कई दफ़ा ऐसा व्यक्ति हमारे धर्म और रूढ़ियों से विद्रोह कर देता है, तो वो भी समझना है। हाँ, लेकिन अगर बृहस्पति अपने घर में बैठा है तो ऐसा प्रथम दृष्टा जान पड़ता है कि वो विद्रोह करता है, लेकिन जीत अंततोगत्वा उसके हस्बैंड की ही होती है। मतलब रूढ़ियों को ना मानने वाला और सही बात रखने वाला, बोल्डनेस ले आता है। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं कि राहु जो है वो जो हमारे लोक रीतियाँ हैं और जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं हमारे, सिर्फ हमारे में ही रहना, इस प्रकार की लिमिट्स में वो नहीं बंधना चाहता है राहु। इस कारण से राहु जब कभी एथिक्स मोरल वाले प्लैनेट के साथ बैठता तो एक प्रकार का विद्रोह कर देता है, लेकिन इस विद्रोह का धनात्मक फल मिलेगा अगर बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, यानी उसकी बुद्धि वैसी होती है विचारणी, किसी भी फैक्ट को वो बिना एनालाइज किए नहीं मानता है। क्लियर हो गया। अगर बृहस्पति गुरुचंडाल दोष में है अपने घर में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। या बली बृहस्पति, भाई जैसे कर्क राशि का बृहस्पति राहु के साथ बैठा हुआ है, तो बृहस्पति बहुत बली है और उच्च की डिग्री में है, वो 5 डिग्री में है, राहु बैठा हुआ है, राहु और बृहस्पति में गैप भी बहुत ज़्यादा है। तो गुरुचंडाल दोष ठीक है, लेकिन ये ऐसा गुरुचंडाल दोष हमें इंटरकास्ट बेनिफिट देकर जाता है। क्लियर हो गया। तो वो आपको विचार करना है। तो शुक्र और सप्तम भाव से ही हम जानते हैं कि भाई आपका जो पार्टनर के साथ लाइफ रहेगी कैसी रहेगी। तो शुक्र की युति भी पाप ग्रहों के साथ सामान्यतः पत्नी को, मैंने तो जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं, अगर कहीं शुक्र राहु के साथ
पीड़ित है कहीं और भी 1-2 पाप ग्रह आ गए हैं तो उसकी मैरिड लाइफ बड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब सी रहती है। क्लियर होगा? तो ये ज़रूर आपको विचार करना है कि अगर ऐसा है तो एटलीस्ट सप्तमेश तो बचा हुआ हो। सप्तमेश तो उसको तो कम एटलीस्ट दिक्कत ना हो। देखो, इसको 2 प्रकार से समझना है। शुक्र पीड़ित है तो मतलब आपका जो पार्टनर है वो उसको कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर होगी, लेकिन 7वां भाव आपका बली है। इसका अर्थ आपको उस पीड़ित पार्टनर से भी पूरा प्रेम मिलेगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि चंद्रमा पीड़ित है लेकिन चतुर्थ भाव बली है आपका, तो माँ को कोई पीड़ा है लेकिन आपके जीवन में उस पीड़ित माँ से कभी सेपरेशन नहीं आएगा, माँ का पूरा स्नेह मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सप्तमेश बली होकर किसी शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो तो धनी, मानी और सुखी माना जाएगा। ये तो एग्जाम्पल चार्ट हम मतलब कालपुरुष का ही चार्ट हमने लिया है, या कोई भी चार्ट आप ले लो। जैसे यहाँ तो शुक्र ही है कारकत्व में भी और सप्तमेश में भी। मान लीजिए हम 2 नंबर है, वृषभ लगन ले लेते हैं, तो वृषभ लगन में यहाँ 8 नंबर आ जाएगा, तो मंगल सप्तमेश बन जाएंगे। तो सप्तमेश मंगल को तुला राशि, तुला नहीं, मकर राशि में उच्च का माना जाता, तो वहाँ बली हो जाए अगर वो, और किसी शुभ ग्रह से युत हो जाएं या दृष्ट हो जाएं, बृहस्पति जैसा ग्रह है उसे दृष्टि डाल दे मंगल पर, तो फिर मंगल का जो एग्रेसिव रूप है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे और नॉलेज और विजडम की इज्जत करेंगे मंगल। अगर बृहस्पति दृष्टि नहीं डाल रहा है तो फिर वो वायलेंट हो जाता है। तो मतलब अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति जैसा ग्रह, ये जितने भी गुस्सा करने वाले प्लैनेट हैं उनको एक जगह व्यवस्थित करके उन पर दृष्टि डाल दे, तो फिर आप ये समझिए आपका जीवन जो है हमेशा आज्ञा के साथ चलने वाले होंगे। आप हर चीज पर जबरदस्त अनुशासन लगाने वाले होंगे। अंकुश ज्ञान पर भी, बल पर भी किससे लगता है? गुरु से लगता है। तो क्योंकि ज्ञान भी अगर बहुत ज़्यादा हो गया और आप उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, क्लियर हो गया, तो बुद्ध पर भी कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि अच्छी ही मानी जाएगी। तो सूर्य और आपका चंद्रमा भी अनुशासित हो जाएगा। फिर चंद्रमा यानी आपका मन उदंड नहीं होगा। बुद्ध भी अनुशासित हो जाए, मंगल पर भी दृष्टि डल रही है, तो ये सारे प्रभाव कहीं ना कहीं जातक के जीवन में उसके विचार शुद्ध रहेंगे। क्लियर हो गया? तो बृहस्पति जैसे ग्रह की अगर युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो धनी, मानी और सुखी। नेक्स्ट इज नेगेटिव पॉइंट के सप्तमेश नीच हो, अस्त हो, शत्रु राशि में हो। 7वें भाव का स्वामी नीच है या अस्त हो गया है, आपको पता है सूर्य के नजदीक आने पर वो अस्त हो जाता है, या शत्रु राशि में, तो लैंगिक कष्ट व रोगी हो सकता है। क्लियर हो गया? उसको कहीं ना कहीं 7th हाउस से रिलेटेड ट्रबल तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर हो गया? और इसमें क्योंकि ये इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हाइजीन की समस्या रहना, फंगस हो जाना, ऐसी समस्या रह सकती है। कहीं ना कहीं अगर बुध भी पीड़ित है तो स्किन डिजीज 7th हाउस से रिलेटेड वो करता है। फिर इसमें आता है नेक्स्ट प्लस, सप्तम में शुभ मंगल आकर्षक वृक्ष स्थल देगा। यानी 7वें भाव में अगर मंगल जो है वो बली होकर बैठ जाए, जैसे मान लीजिए मकर राशि का मंगल 7वें भाव में, हालांकि उसको मांगलिक माना जाता है, लेकिन हमेशा मंगल की दृष्टि 7वें भाव में बुरा नहीं माना जाता है। कई लोग चाहते हैं कि भाई हमारा पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो, थोड़ा सा फायरी हो, और प्रेम में एक प्रकार का प्रेम श्रृंगार रस भी हो और वीर रस भी हो, मतलब थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर हो, तो चाहते हैं। तो कहता है उसका शारीरिक गठन में हमारे ग्रंथों में किस प्रकार का वर्णन लिखा है कि मंगल अगर शुभता लाता है 7th भाव में तो उसका आकर्षक वृक्ष स्थल होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसमें अगर शनि आता है यहाँ पर 7वें भाव में, मान लीजिए कर्क राशि में, कर्क लग्न में ही आ रहा है स्वग्रही होकर, तो ऐसी कंडीशन में वो शनि कमज़ोर और आपके जो पार्टनर को रोगी करता है। लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं है। अगर कारकत्व ग्रह शुक्र बली है तो ठीक है, आपका पार्टनर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन ग्रंथों में जैसे कई जगह ऐसा लिखा है कि 7th भाव का शनि पार्टनर को मार भी डालता है। वो तभी सही होगा जब वो शत्रु राशि में। अदरवाइज अगर वो अपने हाउस में बैठा है या एक्सेल्ड करके बैठा हुआ है तो वो ठीक है, कमज़ोर करेगा पार्टनर को, लेकिन
वैवाहिक सुख को कम नहीं करेगा। क्लियर हो गया। और बृहस्पति सप्तम भाव में प्रभाव जमाते हैं अगर मजबूत होकर, तो पार्टनर को गंभीर करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही जेंटल रहना चाहता है और उसका विचार करते हैं, पर्दे का विचार, क्योंकि बृहस्पति स्वभाव से बड़े ज़्यादा गंभीर स्वर है उनका। शुक्र है तो चंचल, सुंदर, ये तो सब इनके गुण हैं। तो नेगेटिव पॉइंट क्या है, सप्तम भाव में शनि मंगल या सप्तमेश के साथ सातवें भाव में शनि मंगल इकट्ठे आ रहे हों या सातवें भाव के स्वामी के साथ कहीं भी शनि मंगल बैठे हों, तो इस कंडीशन में पति पत्नी में बैर होता है, बैरी हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के। तो कुछ विशेष चीज़ों की छूट है। वो कब, जैसे मान लीजिए 10 नंबर यहाँ पढ़ रहा है, 10 नंबर पढ़ रहा है तो शनि स्वग्रही हो गया, मंगल एक्सेल्ड कर गया, तो इसकी छूट है। लेकिन अगर मान लीजिए 5 नंबर यहाँ पढ़ रहा है, शनि और मंगल की डिशुम डिशुम हो रही है और कहीं ना कहीं कहीं मान लो ये दोनों यहाँ नहीं मिल रहे हैं, बाहर भी मिल रहे हैं, वो 7th हाउस के लॉर्ड को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में पति पत्नी में झगड़ा रहेगा, बैर रहेगा, तनातनी यानी प्रेम नहीं रहेगा। सामान्यतः ये इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए तो अच्छा माना जाता है शनि और मंगल का मिलन। मकर राशि में छूट है। मकर राशि में क्योंकि आपको पता है कमांडर की फेवरेट राशि है और शुक्र का, शनि का तो घर ही है वो, तो इसीलिए वो वहाँ छूट हो जाती है। बाकी सभी जगह पर शनि और मंगल का मिलन कहीं ना कहीं विस्फोटक पारी खेल जाता है, रिलेशनशिप में तो खासकर। प्रोफेशन में वो आपको, जैसे यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में शनि और मंगल मिल जाए, वो बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त अप्रोच देगा, ट्रबल शूटर बना देगा आदमी को। कोई ऐसी प्रॉब्लम है आप तुरंत उसको सॉल्व करने वाले होंगे। नेक्स्ट इज शुक्र ग्रह पर मंगल का शुभ राशि प्रभाव। क्लियर होगा। वैसे सामान्यतः हमें लगता है कि भाई शुक्र और मंगल तो हमेशा ही डिशुम डिशुम करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह फीमेलिक प्लैनेट माना जाता है और ये कुंडली का सबसे ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है मंगल। और जब कहते हैं इनके कहीं शुभ संयोग हो रहे हों, शुभ संयोग कैसे भाई, जैसे मंगल यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे, तो एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अपने अपने घर में अपने अपने प्रसन्न मूड में हैं दोनों प्लैनेट। तो इस कंडीशन में फिर क्या होता है, आक्रामक रति सुख, यानी लव विद कह सकते हैं आप उसको फायर एलिमेंट और अफेक्शन, ग्रेट लवर, इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि वो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व बन जाता है, प्रेम में अग्नि, इस प्रकार की बात वो कहता है, तो आक्रामक रवैया आ जाता है। तो वो, लेकिन इसको नेगेटिव नहीं देखना है, याद रखना है आक्रामक रति सुख की बात करता है, मैथुन सुख को बढ़ाने के अलग अलग तरीके ढूंढता है वो। क्लियर। और प्लस में ही ये पॉइंट है, सप्तमेश यानी 7वें भाव का स्वामी उच्च राशि का हो, सप्तम भाव में लग्नेश बली होकर बैठा हो। क्लियर हो गया। अब इस कंडीशन में तो वो नहीं बन रहा है भाई, जैसे मंगल अगर यहाँ आ जाता है तो फिर मंगल को यहाँ बल नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ केसेस हैं कि वो अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है सप्तम भाव में लग्नेश, और उसके बल को वो बढ़ा रहा है। क्लियर हो गया। और 7वें भाव का स्वामी भी एक्सेल्ड किया हुआ है, तो पत्नी गुणवान और संस्कारी होगी, सौभाग्यवान बोलते हैं, सौभाग्यवती भव, इस प्रकार के सारे लक्षण होंगे अगर 7वें भाव का स्वामी उच्च का है और लग्नेश बली होकर 7वें भाव में बैठा है। याद रखना है, सामान्यतः अगर जैसे 3 के सामने 9 पढ़ रहे हैं, 11 के सामने 5 पढ़ रहे हैं, 6 के सामने 12 पढ़ रहे हैं, तो सामान्यतः हम देखते हैं कि भाई वो एनिमी से जान पड़ते हैं एक दूसरे के। लेकिन अब अगर इसको टटोलें तो जो कन्या लग्न है 6 नंबर, यहाँ 12 नंबर, या कहें यहाँ 12 नंबर, यहाँ 6 नंबर, तो इस परिस्थिति में कुछ इस प्रकार का संयोग बन जाए कि भाई जैसे बुध हैं, बुध यहाँ ठीक है नीच का तो माना जाता है, लेकिन यहीं पर अगर शुक्र आ जाए जो बुध के मित्र हैं उच्च का होकर, तो नीच भंग करवा देंगे लग्नेश का। और बृहस्पति जो 12 नंबर का स्वामी है वो एक्सेल्ड कर जाए कर्क राशि में, तो फिर पत्नी सौभाग्यवान होगी। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि लग्नेश
इस प्रकार का कोई संबंध बनाए 7वें भाव में आकर कि वो अगर नीच का और है तो नीच भंग करवाने के लिए उसका कोई मित्र साथ बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? या कहीं से वो उसका नीच भंग केंद्र और चंद्रमा के जरिए या लग्न के जरिए उसका नीच भंग हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखने से कई प्रकार के कॉम्बिनेशन हम जोड़ रहे हैं। सप्तमेश उच्च का हो, सप्तम भाव में लग्नेश बली हो तो पत्नी सौभाग्यवान होगी। फिर नेगेटिव पॉइंट क्या है? शत्रु भाव में मंगल छठे, राहु 7वें, शनि 8वें भाव में, पत्नी का अल्प जीवन। क्लियर हो गया? तो अगर कहीं शत्रु भाव में मंगल बैठा है 6ठे भाव में और राहु बैठा है 7वें में, ठीक है, शनि बैठा है तो ध्यान देना है 8वें में, तो फिर अल्प सुख होगा पत्नी का। यानी 6, 7, 8 लगातार पाप ग्रह बैठे हैं और फेवरेबल मूड में नहीं जान पड़ते हैं। क्लियर हो गया? और लेकिन छूट मिल जाती है इसमें। कब? अगर 7वें भाव पर बृहस्पति की मजबूत दृष्टि पड़ जाए तो फिर सिर्फ वैचारिक मतभेद कभी पार्टनर से हो सकता है, लेकिन पत्नी का जीवन अल्प नहीं होगा। जैसे कई दफ़ा चैनल में भी डालते हैं कि सर मेरा 7th हाउस में राहु बैठा है तो क्या मेरे जीवन में पार्टनर का सुख नहीं होगा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बहुत ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ पर राहु सप्तम भाव में है और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। देखिए 4 ग्रह ऐसे हैं जो 7वें भाव में राहु और केतु के इस दुष्प्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं और दृष्टि की भी ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर बृहस्पति आपकी कुंडली का कहीं भी बैठा हो और बहुत मजबूत हो, क्योंकि हम देखते हैं कुंडली का ओवरऑल निचोड़ गिस्ट ज्ञान विजडम का स्वामी बृहस्पति बली है। इन 4 में से 2 ग्रह एटलीस्ट आपके निर्दोष होने चाहिए। निर्दोष का मतलब कोई पापक ग्रह उसको प्रभावित ना करे, बृहस्पति। दूसरा शुक्र, ये 2 मुख्यतः हैं। अगर बृहस्पति और शुक्र निर्दोष है आपके सप्तम भाव में, कितना ही मजबूत राहु बैठा हो, सेपरेशन नहीं होगा, डाइवोर्स नहीं होगा, पार्टनर के कारण कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं आएगा। हाँ, वैचारिक रूप से क्योंकि राहु क्या है, बहिर्मुखी, तो कई दफ़ा ऐसा जातक मन में विचार लाता है कि मुझे अनैतिक संबंध बनाने चाहिए, व्याभिचार की ओर आकर्षित होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। उसको कौन रोकता है? बृहस्पति, और शुक्र की शुभता उसको रोक देती है। इसके साथ साथ हम बुध और चंद्रमा को भी देखें। बुध हालांकि आपको पता है तभी तक शुभ रह पाता है जब या तो वो शुभ ग्रहों के साथ हो या अकेला बैठा हो, और चंद्रमा का आपको पता है दिनों का हम विशेष रूप से देखते हैं। हालांकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मत हैं। कई कहते हैं शुक्ल पक्ष का चंद्रमा सदैव शुभ माना जाता है, लेकिन हम उस चीज़ को प्रैक्टिकल भी अनुभव करते हैं तो ये बात जानते हैं कि अष्टमी से लेकर अष्टमी तक का समय, यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू करें और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का समय चंद्रमा बड़े आकार में दिखाई देता है, तो प्राय शुभ माना जाता है ऐसा चंद्रमा। तो अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है, आपके शुभ ग्रह मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो ओवरऑल कुंडली का निचोड़ बहुत अच्छा होगा, गिस्ट बहुत अच्छा होगा, और 7th हाउस में पाप ग्रह भी आपको आपके पार्टनर को सेपरेट नहीं करा पाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये एक दृष्टि है, लेकिन बहुत चीज़ें अभी भी इसमें छुपी हुई हैं। मेरा जितना मैंने अध्ययन किया है, मेरे गुरुओं से मैंने जितना सीखा है, यही बात समझ में आई कि कोई भी प्रयोग आप जीवन में कर लें, अंत तो गत्वा सप्तम भाव उसमें ठहराव लाएगा। उस ज्योतिषी प्रयोग को सार्थक सप्तम भाव ही करेगा। क्लियर हो गया? यानी आपकी शुद्धता, आपके पार्टनर के प्रति वफादारी। अगर आप अपने लैंगिक संबंधों के प्रति या किसी को भी हम अपने मन में ऐसा विचार ला रहे हैं कि भाई किसी को भी हम बिस्तर करने का विचार ला रहे हैं, इसका मतलब आपकी शुचिता, आपकी शुद्धता क्षीण हो रही है। फिर आप चाहे कुछ भी दैवीय पाठ करें, उसका फल नहीं मिलेगा जीवन में। तो ध्यान देना, देश काल पात्र परिस्थिति अनुसार कई बातें बदल गई हैं। अब कोई हाँ आपातकाल लगा है कभी कि भी हमें संतान उत्पत्ति करनी है, राष्ट्र की रक्षा के लिए ही ऐसा करना है, और कोई राष्ट्र की तरफ से आपको ऐसा मिला है, तो फिर वो भी एक अनुशासन,
लेकिन जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन सबके लिए जो हमेशा फिक्स रहा है, 7वें और 8वें भाव की शुचिता। मैंने बोला ना, देश काल परिस्थिति अनुसार अगर कोई ऐसी बात कही जाती है उसको भी मैं अनुशासन में ही मान्य भाई। जैसे कई बार ऐसा कह दिया जाता है भाई देश की आबादी घट रही है तो हमें विवाह जल्दी कर लेना चाहिए या संतान उत्पत्ति ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर संतान उत्पत्ति से ज़्यादा विशेष जो बात है, पत्नी व्रत या पतिव्रत धर्म का पालन करना। अगर लैंगिक शुचिता नहीं है तो किसी भी तप जप का कोई प्रभाव नहीं जीवन में दिखाई देगा। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर संसार में पूरा यश मान सम्मान मिलता रहे, तो सबसे कठिन व्रत माना जाता है आपके जीवन में इस वेग को रोकना। तो अगर आप ये रोक सकते हैं, क्लियर हो गया, यानी किसी भी पराये पुरुष या महिला के प्रति कोई भी मन में गलत भावना सिवाय अपनी पत्नी या पति के, अगर इसको रोक सकते हैं आप, तो आपको कोई अतिरिक्त व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपने सबसे कठिन व्रत ले लिया है। दूसरा कठिन व्रत माना जाता है भोजन का या जबान का व्रत। तो ये 2 कठिन व्रत अपनाएं आप, जीवन में सारे सुख आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।